जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू पाक साइकॉम। आज के टेक्नोलॉजी पॉडकास्ट सेशन में हमारे मेहमान मैरी क्यूरी फेलो मिस्टर शहरोज खान हु इज गोइंग टू बी अ डॉक्टर वेरी सून। हम वेलकम करते हैं सर शहरोज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस सेशन के लिए वक्त दिया। The pleasure is all mine. First of all, सर जी सर, आपका इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। आप पाकिस्तान में किस जगह से बिलोंग करते हैं? आपकी अर्ली एजुकेशन कहाँ पे थी और करंटली आपका स्टेटस क्या है? जी, पाकिस्तान से मैं साउथ पंजाब से बिलोंग करता हूँ। साउथ पंजाब का एक छोटा सा शहर है बहावलपुर, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और जो मेरा बाई घर है वो एक और छोटे से एक ज़िला है, उधर है। तो मैंने अपनी एजुकेशन बहावलपुर से की है। और जो मैंने अपनी जो इंजीनियरिंग है, मतलब अपनी यूनिवर्सिटी स्टडीज़, वो टेक्सला से की थी, हाईटेक यूनिवर्सिटी से। तो उसी के दौरान मैंने जो लास्ट ईयर में, मेरे बैचलर्स के लास्ट ईयर में मुझे स्कॉलरशिप मिला था कि मैं अपना लास्ट ईयर वहाँ स्पेंड करूँ तुर्की में। इस्तांबुल टेक्निकल यूनिवर्सिटी में मैं गया था। इस्तांबुल टेक्निकल यूनिवर्सिटी में वहाँ मैंने लास्ट ईयर अपना बैचलर्स का एज ए मैकेनिकल इंजीनियर वहाँ स्पेंड किया था, और जहाँ वहाँ पे मैंने अपना थीसिस भी किया था। तो उसी के दौरान ही मुझे बैचलर्स के दौरान ही मुझे मास्टर्स के लिए एक स्कॉलरशिप फेलोशिप ऑफर हुई थी। वो थी तूबी तक की फेलोशिप। तूबी तक स्टैंड्स फॉर टर्किश साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, के टर्की का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो मतलब एकेडमिक प्रोजेक्ट्स को ना वो करता है, स्पॉन्सर करता है, फंडेड करता है। तो वहाँ से मैंने अपना मतलब एज ए रिसर्च करियर स्टार्ट किया एज ए तूबी तक फेलो। उस वक्त मैंने अपना मास्टर्स भी किया था, और एज ए फेलो मैंने स्मार्ट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन लैब में काम किया था। तो उसी वक्त ही मुझे जो प्रोजेक्ट था वो था, मैंने उस पे काम करना था यॉट्स पे। शिप डिज़ाइन के लिए मैंने सॉफ्टवेयर डेवलप करना था, और वहीं से मेरा जो इंटरेस्ट था शिपिंग में, नेवल आर्किटेक्चर में, मेरीन इंजीनियरिंग में, वहाँ से बिल्ड हुआ। उसके बाद उसी फेलोशिप के दौरान मैं काफ़ी मतलब के रिसर्च विजिट्स भी किए, छोटे रिसर्च विजिट्स भी किए। जैसे कि एक रिसर्च विजिट मेरा था, सबसे पहला रिसर्च विजिट था जो था काइस में था। उसके बाद मेरा 2 महीने का रिसर्च विजिट था यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, जो एक दुनिया का प्रोबेबली एशिया का सबसे वेल रिप्यूटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ से काम खत्म किया और फिर मैं वापस पाकिस्तान आया। 1 साल पाकिस्तान में रिसर्च की, इंडिपेंडेंटली रिसर्च की, और एक स्टार्टअप बिल्डअप करने की कोशिश की। और उसके बाद मुझे यहाँ से यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथक्लाइड का ओशन एंड मेरीन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा, इस फील्ड का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट था रोल्स रॉयस का फंडेड, जहाँ पे उन्होंने कोई बंदा चाहिए था जिसको ना जिसने सिमुलेशन टूल ना विंड टर्बाइन्स फॉर्म के लिए ना, मेंटेनेंस के लिए इनको एक सिमुलेशन टूल बिल्डअप करना था। तो वहाँ पर गया, वहाँ पे एज ए मैं पार्ट टाइम एज ए रिसर्चर काम किया। तो उसी के दौरान मुझे फिर एक मेरे सुपरवाइज़र ने, जो जिसके साथ मैं काम करता हूँ, उसने मुझे ग्रीक भेजा। ग्रीक में 5 महीने के लिए ग्रीक में काम किया। फिर एक मैक रॉबर्टसन फेलोशिप मिली। मैक रॉबर्टसन फेलोशिप में मैं जाके इंस्टीट्यूट ऑफ मेरीन इंजीनियरिंग इन इटली, तो वो इंस्टीट्यूट ऑफ मेरीन इंजीनियरिंग इटालियन काउंसिल के अंदर आता है। और वो ये समझ लें कि यूरोप का सबसे एडवांस्ड मेरीन इंजीनियरिंग का रिसर्च इंस्टीट्यूट है। कुछ महीने वहाँ पे काम किया। तो वो 2019 में वो वहाँ ख़त्म किया, और फिर 2020 में मैं एज ए फेलो मैंने ना यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथक्लाइड को ज्वाइन किया एज ए मैरी क्यूरी फेलो। अभी आप यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड में हैं। शहरोज, बड़े छोटी उम्र में आपने एक अच्छा खासा रिसर्च एक्सपोजर आपका हो चुका है ऑलरेडी। आपका पीएचडी का टॉपिक क्या है? पीएचडी में आप किस पे काम करें? वेरी प्रिसाइजली और निहायत आसान अल्फाज में हमारे व्यूअर्स के लिए बताइएगा। आसान लफ्जों में पीएचडी के लिए, देखिए पीएचडी टॉपिक आसान लफ्जों में डिस्क्राइब करना सबसे बड़ा मुश्किल काम है। आसान लफ्जों में कि पीएचडी टॉपिक के लिए जो मेरा जो एम है, मतलब कि जो जेनेरिकली ग्लोबल एम है, वो है कि मैंने कंप्यूटेशनल टूल्स डेवलप करने हैं मेरीन इंजीनियरिंग के लिए, शिप बिल्डिंग के लिए। क्योंकि आपको पता है कि शिप जो है एक मैसिव स्ट्रक्चर है, कि एक होता है कि हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स का एक शिप होता है, और उसको अब जो फिजिकल टेस्टिंग जो है ना, वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है। अगर आप कंप्यूटेशनल टेस्टिंग पर आते हैं उसकी, तो आपको एडवांस टूल्स चाहिए होते हैं, कंप्यूटेशनल टूल्स चाहिए होते हैं। लेकिन वो टूल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा टाइम इंटेंसिव होते हैं। तो मेरा जो मतलब बेसिकली जो एम है, स्पेसिफिक एम है, वो है कि साइंटिफिक मशीन लर्निंग को यूज़ करके नए टूल्स डेवलप करना, ताकि जो ओवरऑल प्रोसेस है शिप बिल्डिंग का,
from start to from the basic idea towards manufacturing, कि उस टाइम पीरियड को हम ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस कर सकें। अच्छा, तो क्या समझते हैं कि क्या शिप इंडस्ट्री को या इन जनरल सोसाइटी को क्या फायदा होगा आपकी इस रिसर्च से? जी, शिप अभी देखें कि पाकिस्तान में तो हमारे पास शिप बिल्डिंग की मतलब कि इतनी ज़्यादा रिसर्च या कोई मतलब कि नो हाउ भी नहीं है ज़्यादातर लोगों को, क्योंकि हमारे पास स्पेसिफिक कोई फील्ड कुछ साल पहले नहीं थी। लेकिन अभी काम शुरू हुआ है, क्योंकि शिप इंडस्ट्री किसी भी कंट्री की बैकबोन है, उसकी इकोनॉमी की बैकबोन है। आपकी इंपोर्ट, आपकी एक्सपोर्ट सारा कुछ उस पे डिपेंड करती हैं। ठीक है? अगर आपके पास एफिशिएंट शिप डिज़ाइन्स हैं, जो मतलब कि मैक्सिमम कार्गो को लेकर जा सकती हैं और रिड्यूस कॉस्ट पे, तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है। कि जो दूसरा जो की बेनिफिट आ जाता है, जो अभी ज़्यादातर लोग उस पे देख रहे हैं, वो क्लाइमेट चेंज है। क्योंकि शिपिंग इतनी ज़्यादा मैसिव है और सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है, जो क्लाइमेट चेंज में, मतलब कि फ्रॉम लोकोमोटिव्स, जिसमें कार्स आती हैं, प्लेन्स आते हैं और शिपिंग आती है, शिपिंग का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो एफिशिएंट शिप डिज़ाइन, ज़ाहिर-सी बात है कि वो कंप्यूटेशनल जो हमारे पास है, ये जो है फ्यूल कंज़म्पशन है, वो सब कम से कम होगी। जब फ्यूल कंज़म्पशन हमारे पास कम होगी, तो जो है, जो कार्बन फुटप्रिंट है इस पूरी इंडस्ट्री का, वो रिड्यूस होगा। तो उसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज इफ़ेक्ट है, वो भी रिड्यूस होगा। तो सबसे ज़्यादा जो की एस्पेक्ट जो हम देख रहे हैं, वो इसी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट शिप्स को बिल्ड करें, ताकि जो उनका कार्बन फुटप्रिंट है इस पूरी इंडस्ट्री का, वो रिड्यूस हो सके। बिल्कुल सही है। शहरोज, बड़ा एक यूनिक टॉपिक लग रहा है और एटलीस्ट मेरे लिए एक बिल्कुल नया एरिया ऑफ रिसर्च, और आई होप कि हमारे जो यंग रिसर्चर्स सुनने वाले, वो भी इससे इंस्पिरेशन लेते हैं। आपने अमेरिकी फेलोशिप भी विन किया, इसके बारे में कुछ बताइएगा, ये क्या है और आपने इसे कैसे विन किया? जी, मैरी क्यूरी फेलोशिप बेसिकली ये एक यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव है, और ये जिन लोगों को पता है, उनको ये पता है कि सबसे ज़्यादा ना कि कॉम्पिटिटिव फेलोशिप है टू स्टार्ट अ पीएचडी। पोस्ट पीएचडी तो पोस्ट डॉक्टरल तो आपके पास काफ़ी फेलोशिप है, लेकिन प्री पीएचडी तो ये सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव फेलोशिप है। ये बेसिकली एक मैरी क्यूरी रिसर्चर हैं, उनकी ही नाम पे है, जिन्होंने जो पहली वुमन थी जिन्होंने नोबेल प्राइज़ लिया था, और पहली ही मतलब कि इंसान और औरत खातून थी जिन्होंने 2 नोबेल प्राइज़ लिए थे, 2 डिफरेंट फ़ील्ड्स में, फिज़िक्स और केमिस्ट्री में। तो अभी तक किसी ने मतलब कि 2 डिफरेंट फ़ील्ड्स में नोबेल प्राइज़ नहीं लिया। तो उनके मतलब नाम पे ये इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव के 3 डिफरेंट एक्शंस हैं, कि फर्स्ट एक्शन है डॉक्टोरल ट्रेनिंग, जिस जिस एक्शन में मैं आता हूँ। दूसरा है पोस्ट डॉक्टोरल, और सेकंड है एक्सचेंज, स्टाफ एक्सचेंज। तो ये इस फेलोशिप में ये है कि आप इस फेलोशिप में आप एज़ ए मतलब कि एज़ ए मतलब कि एक नोविस रिसर्चर नहीं होते हैं। मतलब कि आपके पास एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस होता है, तो आप उसके लिए फेलोशिप के लिए आप अप्लाई करते हैं। डिफरेंट मतलब पोजीशंस आती हैं इस पे, यूरोपियन यूनियन के इस पे होराइज़न 2020 के पेज पे। तो अब उनमें से एक पोजीशन, कोई भी मतलब जो आपकी पोजीशन को सूट करती है, आप अप्लाई करते हैं, तो आप उसमें से काफ़ी मतलब कि एक इंटेंसिव सिलेक्शन प्रोसेस है। जब आपकी सिलेक्शन इसकी तरफ से हो जाती है, तो फिर आप एक अपनी पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं उसी यूनिवर्सिटी में, जो यूनिवर्सिटी उस पोजीशन को, मैरी क्यूरी पोजीशन को होस्ट कर रही है। तो ये बेसिकली मैरी क्यूरी कोई भी प्रोजेक्ट होता है, इसमें कम से कम भी जो है ना पार्टनर्स होते हैं, वो 10 से 20 पार्टनर्स होते हैं। जैसे कि जो मेरा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का नाम है ग्रेप्स, लर्निंग, प्रोसेसिंग एंड ज्योमेट्री। तो इस प्रोजेक्ट में मेरे पास जो है, जो हमारे पार्टनर्स हैं, वो 10 यूरोपियन कंट्री से हैं, और 7 इसमें इंडस्ट्रियल पार्टनर्स इन्वॉल्व हैं। तो एक मैसिव प्रोजेक्ट है, जिसकी फंडिंग अप्रॉक्सिमेटली 3 मिलियन यूरोज़ उसकी फंडिंग है। और मेरे जी। लिए यूँ था कि इस प्रोजेक्ट में पोजीशंस आई थी, तो क्योंकि ये पोजीशन मैं ऑलरेडी इस यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था, तो मुझे ये पोजीशन का पता लगा, इसका मैंने अप्लाई किया। तो फर्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस जो था, वो ग्लोबली सिलेक्शन प्रोसेस होता है, जहाँ पे वो जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को वहाँ पे वो जैसे हेडक्वार्टर है जो प्रोजेक्ट है, मेरे इस टाइम पर वो था एथेंस था। तो वहाँ पे गया, वहाँ पे पहले एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुआ, उसके बाद सेकंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुआ, जिसमें वो आपको डिफरेंट टास्क देते हैं प्रोजेक्ट के लिए, और आपको वो टास्क कंप्लीट करनी होती हैं, और वो वापस उनको सेंड करनी होती हैं। वो कंप्लीट, और फिर फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस था, कि जो सिर्फ यूनिवर्सिटी बेस पर होता है, कि क्योंकि मेरी जो ये पोजीशन थी, वो यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथक्लाइड ग्लासगो वो होस्ट कर रही थी, तो फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस वहाँ पर हुआ था। मतलब कि 3 डिफरेंट सिलेक्शन प्रोसेस थे।
शहरोज, अभी तक जो आपने बात बताई उससे आइडिया ये मिलता है कि कोई बंदा मैरी क्यूरी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं करे, इस फेलोशिप के लिए। सीम्स लाइक सो नहीं कम्पेटिटिव। जी। मैं ये चाहता हूँ कि आपने कॉम्पिटिटिवनेस का जिक्र किया, इसमें इंसेंटिव्स क्या क्या हैं? मतलब अगर आप बताना चाहें कि आपका पर मंथ स्टाइपेंड क्या है, इसके अलावा आपको और क्या क्या ऐसी लुक्रेटिव थिंग्स हैं जो हम व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकें। सबसे बेस्ट जो थिंग है जो मेरे लिए थी वो ये थी कि आप एज ए स्टाफ मेंबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जब आप मैं यूके आया तो मैं एज ए वर्क वीजे पर आया, तो मेरा स्टूडेंट वीज़ा नहीं है। सबसे पहले तो जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को होती है कि जी हमें उधर वर्क वीज़ा मिलना चाहिए, तो सबसे बेस्ट चीज़ तो ये है कि यहाँ पर आप पीएचडी स्टार्ट करते हैं, आपको वर्क एक्सपीरियंस आपका स्टार्ट हो गया। अगर 4 साल की पीएचडी है, 3 साल की पीएचडी है, या आपका 3 साल आपका वर्क एक्सपीरियंस है, प्रॉपर वर्क एक्सपीरियंस है। दूसरा कि कॉम्पिटिटिव बेस्ट सैलरी देते हैं कि आई थिंक लाइक नो अदर पीएचडी fellowship or scholarship can give the same amount of stipend कि ये जो हमें देती हैं। तो अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो मुझे तकरीबन टैक्स वगैरह काट के तकरीबन 3,000 पाउंड मिलते हैं। आई थिंक जो मैं समझता हूं कि एक पीएचडी स्टूडेंट के लिए, किसी भी टाइप के स्टूडेंट के लिए मोर देन इनफ है। दूसरा कि इस फेलोशिप की रिक्वायरमेंट भी यही है कि क्योंकि ये फेलोशिप है अर्ली स्टेज रिसर्चर्स की ट्रेनिंग के लिए, ये ट्रेनिंग नेटवर्क है, ठीक है। तो ट्रेनिंग के लिए ये फेलोशिप रिक्वायर करती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रैवल करें, ठीक है। तो इस और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपने 2 कम से कम सेकंडमेंट्स करनी है, 2 रिसर्च विजिट मिनिमम करने हैं पार्टनर इंस्टीट्यूट्स में, 3 मंथ्स 3 महीने के और 6 महीने के। और दूसरा कि इस ये प्रोजेक्ट थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल के डिफरेंट इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करता है कि जो आपकी मतलब की रिसर्च बिल्डिंग में आपको हेल्प करते हैं। अभी नेक्स्ट मंथ मेरे पास 3 इवेंट है। पहला इवेंट एथेंस में है, दूसरा इवेंट बार्सिलोना में है, फिर दिसंबर में फिर एक और इवेंट पेरिस में है। तो ये थ्रू आउट आपके ना ये इवेंट्स, और आपने कंपल्सरीली अटेंड करना है ये इवेंट। तो उसमें आपको काफ़ी ये फर्स्ट पहले तो सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आपको एक्सपोजर होता है कि फिर सारे आपकी ट्रैवलिंग सारा कुछ फ्री है, ए टू जी आपके पेड हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपको उसके लिए अलाउंस अलग है। अगर आप किसी और कंट्री में जा, जैसे कि अगर मैं किसी उसमें ट्रिप पर जाऊंगा तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा स्टाइपेंड मिलेगा क्योंकि मैं एक डिफरेंट कंट्री में जा रहा हूँ। तो इस लिहाज से कि ये आपके पास बहुत पीस है कि आपको फाइनेंशियली आपको काफी ज्यादा पीस हो जाता है और फिर सिर्फ स्पेसिफिकली आप अपनी रिसर्च पे फोकस कर सकते हैं। जबरदस्त। मतलब इतना अगर कंपैरेटिव है तो साथ में बहुत अच्छा इंसेंटिव्स भी हैं, यानी आपकी सैलरी बिल्कुल। बहुत अच्छी है, यू हैव अ चांस टू गो अराउंड द ग्लोब एंड मेनी अदर इंसेंटिव्स टू। मैंने अच्छा शहरोज, ये एट द एंड आप ये बताइएगा, क्या ऐसा कोई शॉर्ट टिप्स हैं जो आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहें कि इफ दे वांट टू, और देयर इज नो शॉर्ट टिप इफ दे वांट टू सिक्योर दिस फेलोशिप? नहीं जी, टिप्स काफी हैं, डिफरेंट चीजें हैं। पहला तो ये कि कुछ लोग ना पीएचडी को कहते हैं कि यार मेरे पास कुछ और नहीं है तो मैं ये कर लूं। पहला तो टिप ये है कि यू हैव टू बी 100% श्योर कि आपने रिसर्च में अपना करियर करना है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपने अपना रिसर्च में करियर करना है तो मेक श्योर कि फ्रॉम योर मास्टर, कि अपने मास्टर से ही कि कुछ अच्छी पब्लिकेशन, डोंट बेस्ड ऑन द नंबर्स, के नंबर्स पर ना जाएं, क्वालिटी पर जाएं। एक पब्लिकेशन वो किसी भी सिर्फ कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं, तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है इस फेलोशिप को अचीव करने के लिए। अगर आपके पास कोई कॉन्फ्रेंस पब्लिकेशन या कोई आपका जो थीसिस था वो रिसर्च बेस्ड था, दिस थीसिस था। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, ये तो हो गई इस फेलोशिप से रिलेटेड, कि सबसे पहले अगर कि कोई भी पीएचडी स्टूडेंट है, जो कोई भी स्टूडेंट है जो पीएचडी करना चाहता है, आई थिंक सबसे पहली जो फेलोशिप उसको देखनी चाहिए वो यही फेलोशिप देखनी चाहिए। कि कुछ स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरा जो इससे पिछले वाला जो पार्ट था इसी प्रोजेक्ट का, वो ये था कि जो जो 2 स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड थे उनकी कोई रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी एप्लीकेशन को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया था कि वो एक्सेप्ट हो गए थे। तो सबसे पहला ये है कि सबसे पहले मैरी क्यूरी फेलोशिप पर जाएँ, वेबसाइट पे जाएँ, और हर यूनिवर्सिटी की लिस्ट है कि ये यूनिवर्सिटी ये पोज़ीशन होस्ट करे, ये यूनिवर्सिटी इस फील्ड में ये पोज़ीशन होस्ट करे। सबसे पहली चीज़ तो इसी फेलोशिप को अवेल करने की कोशिश करें।
कि आपको कभी नहीं पता कि क्या पता कि आपको भी ये मिल जाए। और दूसरी चीज़, मैं रिसर्चर्स को या जो इस फील्ड मतलब रिसर्च फील्ड में आना चाहते हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि मेन स्ट्रीम फील्ड्स की तरफ ना जाएँ। कि कोई चीज़ डिफरेंट करने की कोशिश करें। जैसे कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर था, मैंने बैचलर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की, मास्टर्स मैंने मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियरिंग में की, अब पीएचडी मैं नेवल आर्किटेक्चर, मेरीन एंड ओशन इंजीनियरिंग में कर रहा हूँ। तो किसी को कहने के लिए मतलब डिफरेंट फील्ड्स को चूज़ करें और स्पेसिफिकली कोई गैप फाइंड करें कि मतलब कि ये गैप है और इस गैप को फिल करने के लिए मैं यहाँ फिट हो सकता हूँ। तो आई थिंक सबसे बेस्ट तो यही है। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि हमारे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं कि ग्लोबली एक परसेप्शन है कि पीएचडीज जो है ना वो हमेशा स्पेसिफिकली वो एकेडेमिया में जाते हैं। अभी जो मेरी यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है उसमें इस टाइम 150 प्लस पीएचडी स्टूडेंट्स हैं। रिसर्च के टर्म्स में वो यूरोप का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है और इस फील्ड में वो 4th बिगेस्ट डिपार्टमेंट है इसमें ना, जिसमें इंजीनियरिंग से ले मेरीन इंजीनियरिंग से लेके मेरीन लॉ, मेरीन एमबीए, एवरीथिंग उसमें उसमें है। और 90% ग्रेजुएट्स हमारी पीएचडी ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स जो है वो उसमें इंडस्ट्री में जाते हैं। तो इस सही। परसेप्शन को हटा दें कि अगर आपने पीएचडी की तो आप ओवर क्वालिफाइड हैं और आप सिर्फ और सिर्फ एकेडेमिया में जाएंगे। पीएचडी के बाद आई थिंक आपके पास बहुत ऑप्शंस आ जाते हैं, आपके पास स्टार्टअप्स के ऑप्शन आ जाते हैं। आप अपनी रिसर्च को इस तरह ओरिएंटेड करें कि आपका जो थीसिस है वो एक स्टार्टअप, एक प्रोडक्ट, एक कमर्शियल प्रोडक्ट वो रिजल्ट करे। तो इस परसेप्शन को हटा के कि आई थिंक कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहें कि वो रिसर्च में आएँ। शरोज, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो मास्टर स्टूडेंट्स हैं उन्हें मास्टर्स के लेवल पे ही अपना पीएचडी को प्लान करना चाहिए और बिल्कुल, दे शुड ट्राई टू फोकस ऑन क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी। एक आध एग्ज़ैक्टली, पब्लिकेशन करने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरी जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी जो आपने कहा कि डोंट गो फॉर द एरियाज विच आर ऑलरेडी इन द लाइमलाइट। कोई एग्ज़ैक्टली। कोई टाइनी, कोई स्पेसिफिकली छोटा सा एरिया ढूंढ ले और उसमें ट्राई टू हैव योर कंट्रीब्यूशन इन दैट एरिया। बहुत अच्छा लगा शहरोज आपसे बात करके और आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया एंड वी विश यू all the best for your future projects and for your future research, and we hope that you complete your PhD degree very soon. Thanks a Thank you lot. very much.